you guys. Welcome to Knowledge Decoder channel. As in the last lecture, we have already discussed about basic linear properties, all properties related to determinant, and we covered all the properties. Okay, तो जितने भी properties वगैरह थी उससे related questions हमने cover किए हैं और properties जो topic था वो हमने cover किया. तो अब जो next topic है वो है linear transformation and we will move ahead with this topic. Okay. अब जैसे कि हमने लास्ट टाइम जब क्या देखा, प्रॉपर्टीज का यूज करके कई क्वेश्चंस बहुत इजी हो जा रहे थे, जो कि 3x3 से आप बेसिक सॉल्विंग से आप करते तो कितने लंबे बनते. अब हम सेम प्रॉपर्टीज को तो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे ही, साथ ही साथ हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको LT से डिनोट कर रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दोनों का यूज करके क्वेश्चंस को और इजी कर देंगे, मोर इजी. ठीक है, या कई क्वेश्चंस और फास्टली सॉल्व हो जाते हैं LT लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए. इस कॉन्सेप्ट को यूज करके क्वेश्चंस को इजी किया जा सकता है. ओके, अब पहले जानते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, एक्चुअल में ये होता क्या है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो तो जैसे हम ये देखते हैं कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है. तो सपोज करो कि किसी भी डिटरमिनेंट का कोई, मान लो पहला मैंने रो ले लिया ABC, ओके, DEF GHI, ये रहा आपका डिटरमिनेंट 3x3 का. अब मैं कहता हूं मान लो इसके किसी भी रो या कॉलम पर किसी भी तरह का ऑपरेशन लगाते हो, लीनियर ऑपरेशन. कैसा? लीनियर ऑपरेशन, लीनियर ऑपरेशन. ओके, नोट डाउन कर लेना, लीनियर ऑपरेशन है आपका. तो लीनियर ऑपरेशन लगाने का मतलब क्या है, मतलब अगर R1 में तुम किसी भी तरह से, यार किसी भी रो या कॉलम में, मतलब कोई भी आपका रो या कॉलम, जैसे R1 है, R1 में आपने क्या किया, R2 को जोड़ के उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर R1 को सिर्फ R2 के साथ ही जोड़ दो, या R1 को R2 के साथ सब्ट्रैक्ट कर दो, या मान लो कोई कॉलम ही हो. अब जो चीज मैंने कहा था कि कभी भी डिटरमिनेंट में रो पे लगती है, सेम प्रॉपर्टी कॉलम पे भी लगा सकते हो. तो कॉलम पे भी वही कर सकते हो, मतलब अगर C1 में तुमने, मान लो तुमने C1 प्लस C2 कर दिया, या तुमने C1 प्लस C3 कर दिया, या फिर मतलब थर्ड कॉलम को फर्स्ट कॉलम के साथ जोड़ दिया, इसमें फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम के साथ जोड़ दिया, या मान लो आपने कर दिया C1 माइनस C2, या आपने कर दिया C1 प्लस 5C2. अब इसमें बता रहा हूँ, देखो एक चीज कॉमन देखोगे क्या है कि C1 का तो कुछ नहीं, C1 तो मतलब जो आपका जिस कॉलम पर ऑपरेशन करना है, चाहे वो मान लो, जैसे मान लो मुझे I कॉलम या I रो पे ऑपरेशन करना है, तो मैं क्या कॉमन दिखा रहा हूँ कि इसको तो मैं नहीं छेड़ रहा हूँ, इसको CI ही कर रहा हूँ, लेकिन जो अगला है उसमें मैं चाहे प्लस माइनस कोई भी साइन ले सकता हूँ, कोई भी साइन ले सकता हूँ, प्लस माइनस. देखो यहाँ माइनस लिया हूँ तो यहाँ प्लस भी लिया हूँ, और साथ में क्या, जरूरी नहीं C2, मैं 5C2 भी जोड़ सकता हूँ यहाँ. मतलब CI का कोफिशिएंट भले 1 है, मतलब इसका गुणांक 1 भले है, और जो जुड़ने वाला पार्ट है उसका, या घटने वाला जो पार्ट है उसका कुछ भी कोफिशिएंट हो सकता है. तो मान लो मैंने कोफिशिएंट A ले लिया, और मान लो मैं jth कॉलम के साथ ऑपरेशन कर रहा हूँ, तो एक इस तरह का फॉर्म बनेगा, मतलब जनरल फॉर्म बता रहा हूँ कि CI इंटू J वाला फॉर्म बन रहा है. और ऐसे ही अगर मैं रो पर देखूं तो रो पर किस तरह का फॉर्म बन रहा है, RI, मतलब जिस पे ऑपरेशन कर रहे हो उसको बिल्कुल मत छेड़ो. अगला मान लो कोई एक A कोफिशिएंट ले करके और J अगर jth रो के साथ में कर रहे हो, तो इस तरह का jth रो वाला ऑपरेशन हो जाएगा. तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है कि आप किस रो या किस कॉलम के साथ कर रहे हो उसको ना छेड़ते हुए. अब ये मत सोचना कि RI के साथ हम J वाला कर देंगे, नहीं, रो के साथ रो वाला ही ऑपरेशन होता है और कॉलम के साथ कॉलम वाला ही ऑपरेशन होता है. जैसा कि आपने प्रॉपर्टी में भी कभी थोड़ी ना कुछ और किया था, प्रॉपर्टी में जो भी हम पार्ट करते थे उसमें रो वाला रो के साथ ही ऑपरेशन करते थे और कॉलम वाला ऑपरेशन कॉलम के साथ ही करते थे.
तो ये भी अंडरस्टूड है। तो किसी के दिमाग में ऐसा डाउट नहीं उठना चाहिए कि सी आई है तो सी आई प्लस माइनस ए टाइम्स कोई और रो जोड़ दो कॉलम की जगह, नहीं। कॉलम है तो कॉलम के साथ कॉलम ही जुड़ेगा, कॉलम है तो कॉलम के साथ कॉलम ही जुड़ेगा। देखो सारी जगह कॉलम के साथ कॉलम ही जुड़ेगा। और अगर रो है तो रो के साथ रो वाला ही ऑपरेशन होगा, रो के साथ रो वाला ही ऑपरेशन होगा। ओके, सो होप थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अगर थोड़ा सा भी क्लियर हुआ है तो कोई बात नहीं, अभी हम आगे इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू भी। तो वो कॉन्सेप्ट वाला जो पार्ट है बहुत आसानी से भी क्लियर हो जाएगा। ओके, सो हो अभी थोड़ा सा आइडिया हुआ है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि एक्चुअल में हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम पर एक तरह का ऑपरेशन करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हमने सेकंड कॉलम पर ऑपरेशन किया, तो मैंने क्या कहा कि सेकंड कॉलम को छेड़ना ही नहीं, तो सेकंड को C2 लिख देंगे। अब प्लस कर दिया, मान लो मैंने यहाँ पे जैसे मतलब कुछ भी ले सकता हूँ, मैंने यहाँ पे C1 3C1 ले लिया, क्या जरूरी था C2 प्लस 5C1 ले लूँ मैं, या C2 या C2 माइनस 5C1 ले लूँ, या फिर मैं ये ले लूँ C2 प्लस C1 अपॉन 5 ले लूँ, क्या दिक्कत है, कुछ भी ले लूँ। मतलब C1 के साथ कोई भी कोफिशिएंट ले लूँ, या C2 माइनस C1 अपॉन 5 ले लूँ। तो हजार तरह के एग्जाम्पल ले सकता हूँ मैं। तो मतलब क्या है कि C2 ये तरह का लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो हुआ, क्योंकि आप लीनियर फंक्शन पढ़ते नहीं है क्या कि a टाइम्स x प्लस बी करके होता है। तो बस देखा जाए तो उसी टाइप का बन रहा है कि किसी में x की 2 डिग्री तो नहीं जा रही है ना, तो बस इसीलिए इसको बोलते हैं लीनियर ऑपरेशन, इसीलिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, नाम से जैसा कि स्पष्ट है। सो इस तरह से देखेंगे तो ये था थोड़ा सा पार्ट जो जरूरी था जानने के लिए कि कैसे लगता है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो होप थोड़ा सा आइडिया हुआ है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कि क्या होता है। अब जब तक क्वेश्चन में अप्लाई नहीं करेंगे तो पूरी तरह से आइडिया नहीं आने वाला, किसी भी एंगल से नहीं आता। तो पहले थोड़ा सा फैक्ट्स जान लेते हैं कि फैक्ट्स क्या, फिर एग्जांपल्स में हम देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, सो देखो पहले पॉइंट देखो कि मैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा ही क्यों रहा हूँ। तो उसका पहले सबसे जो एक देखा जाए तो सबसे सुप्रीम मुद्दा है, उसको नोट डाउन करो कि वो क्या है, कि इफ वी डू एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन एनी डिटर्मिनेंट देन इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज। इसका मतलब कि किसी भी अगर हम डिटर्मिनेंट पर किसी भी तरह का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, जैसे R1 को 5R2, अब इसका मतलब क्या होता है पहले ये बता देता हूँ कि R1 में अगर 5R2 जोड़ा, समझ लो यही है, मान लो यही डिटर्मिनेंट में ले रहा हूँ और इसमें कह रहा हूँ R1 को 5R2 ऑपरेशन कर दो। तो इसका मतलब क्या है, तुमने R1 के साथ में R2 में 5 मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया, R1 के साथ R2 में 5 मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया। तो R1 क्या है, ये है, R2 क्या है, ये है। तो अगर R1 में देखूं तो R1 तुम्हारा है x p, मैं तुम्हें यही समझाता हूँ, छोड़ो ये पार्ट थोड़ा सा, क्योंकि अब लेंथ में आपको समझाने का मतलब नहीं है, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जा रहे होंगे। सो मैं अगर बोलूं कि ये R1 है और R1 में मैंने 5 R2 जोड़ दिया, तो पहले मैं R2 में 5 से मल्टीप्लाई कर लूंगा। अभी R2 तो ऐसे R2 पूरा का पूरा ये है और R1 पूरा का पूरा ये है। ओके, सो होप ये चीज़ आपको पता हो। तो अगर ये पता है, एक मिनट, तो मैं कह रहा हूँ R1 में 5 R2 जोड़ना है, तो पहले 5 R2 तो बना लूँ, ये तो सिर्फ R2 है, क्या है ये R2 है, ये सिर्फ R2 है। तो 5 R2 क्या होगा, 5 R2 क्या होगा, तो 5 R2 के लिए सारे एलिमेंट में 5 से मल्टीप्लाई कर दो R2 के, तो 5y 5a और 5b। अब क्या कह रहा है कि R1 में 5 R2 जोड़ दो। तो R1 में 5 R2 का जोड़ने का मतलब जितने भी एलिमेंट हैं आपके R1 के, जितने भी एलिमेंट हैं आपके R1 के, उन सब में इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है, मतलब जो 5y है, p में के लिए जो 5a है, a के लिए जो 5b है, इन सबको जोड़ दो, इन सबको जोड़ दो। मतलब समझ रहे हो क्या, मतलब a में आप 5y जोड़ दो, तो सॉरी x में आप 5y जोड़ दो,
क्या आ जाएगा, ऊपर वाला क्या आ जाएगा, x प्लस 5y। नेक्स्ट p में क्या जुड़ेगा, 5a जुड़ जाएगा, बहुत आसान, p प्लस 5a। और इसी तरह से a में क्या जुड़ जाएगा, ये 5b वाला पार्ट, तो a प्लस 5b। ओके, अगला YAB, तो YAB ऐसे ही रहेगा, वो सेम का सेम बाकी रहेगा, क्योंकि मैंने ऑपरेशन किस पे किया है। तुम ये भी देखो, ऑपरेशन मैंने सिर्फ किस पे किया है, ऑपरेशन मैंने सिर्फ देखो तो R1 पे ही तो किया है। इसको क्या कहा था, सॉरी, इसको कहा था मैंने R1 पर ऑपरेशन किया है R1 प्लस 5R2 से, तो सिर्फ R1 वाले में ही जो भी होना है होगा। मतलब क्या किया था, मतलब R1 को मैंने जोड़ दिया है, तो R1 जो भी है उसके साथ क्या जोड़ा है, 5R2 को, 5R2 को, 5R2 क्या है, 5Y 5A 5B, तो जुड़ जाएगा। R1 क्या है, XPA, तो जोड़ो इसके साथ में, तो x प्लस 5y ये वाला हो गया, p प्लस 5a और a प्लस 5b, यही है तुम्हारा ऊपर वाला क्या, R1 प्लस 5R2, इसको तुम पूरा का पूरा ये बोल रहे हो। और अब मैं क्या कह रहा हूँ देखो, अथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो तुमको समझने लायक बस एक चीज है इसमें, और वो क्या है, उसको बहुत ध्यान से देखना है। ये 1 मिनट, हाँ ये रहा, मान लो ये मैं जो कहा डिटरमिनेंट अब बना ट्रांसफॉर्मेशन करके, ये तुम्हारा क्या हुआ, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करके जो डिटरमिनेंट बना। तुम ऊपर का स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, भी मैंने जो बताया था ऐसे ही मजे के लिए नहीं बताया था, कि अगर हमने किसी भी तरह का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किया किसी भी डिटरमिनेंट में, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो पुराने वाले के बराबर ही आएगी, मतलब ये और ये दोनों सेम आएगी। और जिसको नहीं, देखो ये दोनों सेम आएगी ऑन द फैक्ट है, ठीक। और जिसको नहीं लगता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद सेम आएगी, वो क्या करे, वापस से जाए, इसको भी ओपन करे, 3/3 का डिटरमिनेंट है उसके लिए बहुत आसान होगा, और ये भी ओपन करे इस डिटरमिनेंट को भी 3/3 का, और देखे सेम आ रहा है कि नहीं। ये तुम्हारा काम है अब ये सब करना, ये मेरा काम नहीं है। 3/3 का डिटरमिनेंट का सॉल्विंग करे और निकाले आत्मसंतुष्टि के लिए कि क्या सही आ रहा है। अगर सही आ रहा है तो यू कैन कमेंट हियर, बता सकते हैं कितनों का आ रहा है। सो होप ये आप चेक करो इस पार्ट को, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हाँ ये कैसे हो रहा है भाई। अगर हो रहा है तो देखो चेक करके रियलिटी में हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप आराम से चेक कर सकते हो इसको, कोई बहुत बड़ा इसमें डील नहीं है। दोनों को बस ओपन करके दोनों चेक कर लो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ओके, सो हो ये पार्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ। तो चलो इसी में एक और, मैं अभी तक तो मैंने रो पर ट्रांसफॉर्मेशन किया था, अब एक तो तुम लोग करोगे कि मैंने अभी तो R1 प्लस 5R2 किया था, मैं कह रहा हूँ C1 को 5C2 से जोड़ दो, C1 पर इस बार ट्रांसफॉर्मेशन करो, और क्या, C1 प्लस 5C2। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे करते हैं इसको भी, बहुत आसान है। इस बार C1 को पकड़ो, इसको रोक के रखो, और 5C2 देखो क्या बनेगा, सॉरी 5C2, ये देखो क्या बन रहा है। तो 5C2 सॉरी ये है आपका, पहले C2 आपका ये है, ये आपका है C2। तो अगर आपको 5C2 निकालना है तो सारे एलिमेंट में क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई 5P, ये 5A और ये 5R, ठीक। ये आपका बन गया 5C2। अब ये 5C2 बन गया, मतलब देख लेना ये 5P है, ये 5A है, ये 5R है। अब आप कह रहे हो C1 में 5C2 जोड़ देना है, तो C1 ये है, और इसमें आपको ये वाला पार्ट 5C2 वाला पार्ट जोड़ देना है, तो जोड़ दो। x में 5p जोड़ोगे, x प्लस 5p, यहाँ y प्लस 5a आ जाएगा, और यहाँ z में 5r जोड़ोगे तो z प्लस 5r, लिख के दिखा देता हूँ। x में क्या बोला, x में बोला ये 5p जोड़ना है, ठीक है, क्यों, क्योंकि 5C2 वाला पार्ट जोड़ना है, सिर्फ C2 नहीं जोड़ना है, 5C2। तो लो इसको लिख दोगे, सॉरी x प्लस 5p, सेकेंड वन y प्लस 5a, एंड थर्ड वन z प्लस 5r। और जब जिस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने के बाद, और मैंने जो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई थी
कि सिर्फ जो ट्रांसफॉर्मेशन कि जिस पार्ट पर सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है सिर्फ वही पार्ट को बस लिखते हैं चेंज करके, बाकी सब पार्ट जो पुराना था उसको वैसे का वैसा ही। सो इसमें कंफ्यूज मत होना कि जो 5 से मल्टीप्लाई किया तो आप कहीं 5p और 5a और 5r लिख करके और a b और c लिख दें। दिस इज रॉन्ग और गलत हो जाएगा, एग्जाम में 0 मिल जाएगा या फिर आप रॉन्ग करके चले आओगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सिर्फ जिसमें अप्लाई हुआ है, मतलब जिस पर ऑपरेशन हुआ है, किस पर हुआ, सिर्फ C1 इस पर हुआ दिख रहा है, सिर्फ C1 पर क्वेश्चन में खुद दिख रहा है कि कहा तुमने किया है, सिर्फ C1 पे किया, तो सिर्फ C1 में ही जो भी लिखना है चेंज आएगा। बाकी सब जो भी पहले थे वो एज इट इज छपेंगे। तो पहले क्या था वो, ये सिर्फ तुम्हारा सेकंड कॉलम PAR था और थर्ड ABC था, तो ये दोनों एज इट इज छपेंगे। तो ये तुमने 5P 5Q 5R लिखा, ये गलत लिखा, ये सिर्फ इस पर ऑपरेशन के लिए किया गया है, बाकी सब एज इट इज छपेंगे। ठीक है, ये बात दिमाग में नोट डाउन कर लेना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर जो आपको करेक्शन वाला पार्ट है वो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे सिर्फ P, यहाँ लिखोगे Q और यहाँ लिखोगे R, तो ये आपका करेक्ट होगा। तो कोई भी लोग ये चीज ध्यान रखें कि जिस पर ऑपरेशन हो रहा है सिर्फ वही वाला पार्ट चेंज करना है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लगाने के बाद। मतलब जैसे इसमें C1 पर हो रहा है तो C1 पर चेंज करना है, इसमें R3 पर हो रहा है तो सिर्फ R3 में ही जो भी चेंज करना है, R1 R2 ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे, और इसमें अगर C1 पर हो रहा है तो C2 C3 ऐसे के ऐसे ही आएंगे, उसमें कोई चेंज मत कर देना। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है, नोटेड। ओके, इसको नोट करके रख लो भाई, वरना गलतियां हो जाती हैं लोगों से अच्छी खासी। इसे प्रैक्टिस करोगे तो सारी भी गलतियों का रिकॉर्ड ही खत्म हो जाएगा। सो होप अभी तो प्रैक्टिस की कहाँ है, तो प्रैक्टिस मैंने बताया था जैसा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसी से सारी मिस्टेक्स भी खत्म होती हैं, रिड्यूस करते हो आप, तो क्वेश्चन सॉल्विंग भी अच्छा होता है, कॉन्सेप्ट वाला पार्ट भी क्लियर होता है। तो इसीलिए प्रैक्टिस पर जोर देता हूँ भाई, और कोई बात नहीं। चलो एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, एग्जांपल अभी और लेता हूँ। इस बार क्या करने को बोल रहा हूँ मैं तुमको, इस बार मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा XPA, YQB और ZRC करके कोई एक डिटर्मिनेंट है, और मैं बोला इस बार तुम एक नया ट्रांसफॉर्मेशन करो, R2 को R2 माइनस R1 कर दो। तो बहुत सिंपल है, R2 में से R1 घटाना है, तो पहले देखूं R2 कहाँ है भैया, R2 मेरा ये है, और इस बार इसमें से इस वाले पार्ट को घटा देना है, ये कौन सा R1 वाला पार्ट, R1। तो मैं देखूं तो क्या है ये YQB में से ये XPA वाला पार्ट घटाना है, बहुत आसान, क्यों, Y में से X घटा लो, R2 में से R1 घटाना है, देखना R1 में से R2 नहीं, R2 में से R1, तो YQB में से XPA घटाना है, तो Y में से पहले X घटा लो, नीचे ये सेकंड रो में भी लिख रहा हूँ, सिर्फ सेकंड लिख रहा हूँ, Y माइनस X हो जाएगा ये वाला पार्ट, सॉरी, ठीक। और Q में से P घटाया तो Q माइनस P, Q में से P सब्ट्रैक्ट किया तो Q माइनस P, ओके, एंड B में से A सब्ट्रैक्ट करो तो वी विल गेट B माइनस A, और बाकी सब एज इट इज छपेगा जैसा मैंने बताया था, सिर्फ R2 में जो चेंज आएगा R1 R3 एज इट इज, उनमें कुछ चेंज मत कर देना। तो इसको ऊपर वाला आ जाएगा XPA, ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा जो पहले था, और नीचे ZRC है तो ZRC लिख दो, ZRC, और यही मैंने आपको यहाँ लिखा है, देखो। सो होप ये जो कॉन्सेप्ट था ये क्लियर हुआ क्या है। अब मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बता दे रहा हूँ, वैसे ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हूँ बट नीचे लिख दिया हूँ, तो ये सब नोट डाउन कर लेना, दिमाग में यही सब रखना है, गलतियाँ जो करके आते हो ना सब, वो चीज़ ना होनी चाहिए, इसीलिए। सो होप ये दिखाता हूँ क्या है, जैसे मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि हाँ C1 जैसे कोई पार्ट है तो मैंने क्या बोला, उस पर C1 प्लस माइनस KC2 लगा दो, मतलब ये ठीक है। लेकिन अगर तुमने, मैंने क्या कहा, C1 से कोई छेड़खान नहीं, ये नहीं कि तुम C1 को भी 5C1 कर दो, C1 मतलब जिस पर भी ऑपरेशन हो रहा है, RI पर हो रहा है या R1 पर हो रहा है, तो R1 पहले से छप जाएगा, बाकी तुमको जो करना उसके बाद करो। तुम 3C2 5C2 माइनस C2 तुम नहीं, सॉरी 3R1 3R2 या माइनस R2, तुमको जो करना है वो करो,
लेकिन अगर तुमने यहाँ C1 के साथ तुमने ये लिखा कि मैं यहाँ 2C1 करके प्लस 5C2 कर दूंगा तो ये रॉन्ग है। और मैंने यही लिखा है कि इज नॉट ए लीनियर बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ C1 मस्ट बी 1। मैंने क्या बोला, C1 का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा इसका कोफिशिएंट, जिसको गुणांक बोलते हो तुम, ये 1 होना चाहिए। यू कैन मल्टीप्लाई एनीथिंग विद C2, तुम C2 के साथ जो कुछ मल्टीप्लाई करना है करो, या माइनस करना है माइनस कर लो, लेकिन C1 का कोफिशिएंट हमेशा +1 होगा। मतलब तुम जिससे भी ऑपरेशन कर रहे हो, जिस पर भी ऑपरेशन लगा रहे हो, वो पहले एज इट इज आएगा, उसके साथ किसी भी तरह का छेड़खान या कुछ भी तुम नहीं करोगे। जो भी तुमको करना है अगले वाले में, तुम जो भी मल्टीप्लाई तुमको ए करना है ए करो और आर जे कर दो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, C1 को अगर तुमने C2C1 लिखा तो तुम्हारा लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा और तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है, ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली है, बहुत ज्यादा केयर करने वाली है कि ये जो कॉन्सेप्ट में ये वाला पार्ट जो है ये गलत नहीं होना चाहिए कि आप गलत कॉन्सेप्ट पढ़कर गलत तरीके से अप्लाई कर दो। तो ये जो पार्ट है इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। ये जो पार्ट है आपका, यू कैन नोट डाउन इट। द कोफिशिएंट ऑफ C1 मस्ट बी 1, यही बस रखो ध्यान में कि C1 का जो कोफिशिएंट गुणांक है ये हमेशा 1 होना चाहिए। जहां भी 2 रहेगा वो गलत है, ठीक है। एंड यू कैन मल्टीप्लाई एनीथिंग विद C2, ओके। सो दिस इज द थिंग। और टाइप देखो तो इसी तरह का बन जाएगा, C1 प्लस माइनस KC2 टाइप का। या अगर R1 में बोलोगे तो मैंने कहा ही दिया कि वो हो जाएगा सेम ऐसे ही, रो में चलेगा, जो कॉन्सेप्ट कॉलम में वही चीज रो में भी तो चलेगी, प्लस माइनस KC2। तो ये हुआ हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक्स, ओके, ठीक है। तो अगर ठीक है तो मैं आगे बढ़ता हूँ कि जब सब कुछ ठीक ही है तो क्या ही दिक्कत है। तो देखो मैंने यहीं पे इसका टाइप बता दिया है, इसको मैं फिर से लिख दिया हूँ इसलिए ताकि बार बार इसको क्यों लिख रहा हूँ भाई, दिमाग में रखो कि अगर आर आई आया तो आर आई एज इट इज छपेगा। जो भी ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लैम्डा मान लो, लैम्डा यहाँ पे मैंने एक की जगह लैम्डा ले लिया, कोई भी ये नंबर है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव निगेटिव मतलब सीधे बोलो लैम्डा बिलोंग्स टू आर, जहाँ एक कोई भी रियल नंबर मतलब हो सकता है, ठीक है। तो ये मैंने कह दिया, सीधी सी बात समझो। और तो देखा जाए तो अगर कोई ith रो है तो उस पर किस तरह से ऑपरेशन होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो होगा आर आई प्लस प्लस, यहाँ माइनस भी लिख सकता हूँ, माइनस भी लिख लो, प्लस माइनस लैम्डा आर जे, या सी के इज इक्वल टू सी के प्लस माइनस लैम्डा सी जे। तो इस तरह से ये हुआ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मेट, इससे बाहर नहीं जाओगे तुम, बाउंड्री तुम्हारी यही है, ओके। So you have to take consideration of the things, whatever I told you in the condition of linear transformation. Okay. So ये रहा, ये जो पार्ट था ये क्लियर हुआ हो कुछ हद तक। अब दिखाता हूँ कि अब तक तुम सोच रहे हो कि इतनी बकवास पढ़ा क्यों, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज ही क्या है भाई, क्यों करूंगा। तो अब दिखाता हूँ क्वेश्चन सॉल्विंग में कैसे इसका यूज होता है, क्वेश्चंस कैसे फास्टली एग्जीक्यूट होते हैं, कैसे तेजी से निकलते हैं, सॉल्व होते हैं। जैसे मैंने कहा कि एक तुम्हारा, ये तुम्हारा एक डिटर्मिनेंट दिया हूँ 3/3 का डिटर्मिनेंट है, और मैंने कहा इसको बिना एक्सपेंड के इसकी वैल्यू बता दो, मतलब ज्यादा सॉल्व वॉल्व मत करो, फटाक से इसका आंसर निकाल दो, ठीक है। तो क्या करना है, तो देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लगाता हूँ। अगर इसमें मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करने से डिटर्मिनेंट पर कोई चेंज नहीं, फर्क पड़ता, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, तो मतलब अंदर तुम किसी भी डिटर्मिनेंट में मनमाना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो, उसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक, चेंज नहीं होगी। जैसा कि ऑलरेडी देखो डिस्कस किया हूँ, ये पॉइंट दिमाग में रखना है, मजाक में नहीं बताया है। ये देखो ये जो पॉइंट है, सॉरी, ये पॉइंट दिमाग में रखना है कि क्या है ये। इफ वी डू एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन एनी डिटर्मिनेंट देन इट्स वैल्यू डज नॉट चेंज, मतलब अगर किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। सो होप ये दिमाग में पॉइंट हो, इसीलिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो कर रहा हूं मैं। अब तुम देखो कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसका दिया है फर्स्ट रो 1 1 1, सेकंड दिया एक्स वाई जेड, और थर्ड दिया वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। अब मैं बोल रहा हूँ कि तुम क्या करो ना, R2 को R2 प्लस R3 कर दो, R2 को R2 प्लस R3, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगा दो, मतलब तुम R2 में R3 जोड़ दो,
सेकंड रो में तुम थर्ड कॉलम जोड़ दो, ठीक है। तो सेकंड रो तुम्हारी क्या है, एक्स वाई जेड, सॉरी सेकंड रो, थर्ड कॉलम नहीं थर्ड रो है, सॉरी, ठीक है। तो सेकंड रो तुम्हारी क्या है, एक्स वाई जेड, और तुम्हारा थर्ड रो है वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। तो मैंने क्या कहा था कि कुछ भी जोड़ना घटाना है तो क्या, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब उसके समकक्ष वाला एलिमेंट। तो x के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, y प्लस जेड, y के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, z प्लस एक्स, और z के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट x प्लस वाई। तो सब जुड़ रहे हैं, तो इसमें ये जोड़ना है, इसमें ये जोड़ना है, और इसमें ये जोड़ना है, तो जोड़ो और बाकी को कुछ नहीं छेड़ना है। तो वन वन वन, पहले तुम सोचो, पहले तुम देखो, पहले तुम ये देखो, पहले तुम ये देखो कि जुड़ के क्या आएगा। तो x को y प्लस जेड के साथ जोड़ोगे तो x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड आ गया। y को तुम z प्लस x के साथ जोड़ोगे तो y प्लस जेड प्लस x आ गया, y प्लस जेड प्लस x आ गया। और z को x प्लस वाई के साथ जोड़ोगे तो z प्लस एक्स प्लस वाई, जेड प्लस एक्स प्लस वाई आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, आई होप ना हुई हो। बाकी सब मैंने तुम्हें क्या कहा, एज इट इज छपती है चाहे जो हो जाए। तो y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, और जो वन 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 वाला पार्ट है वो एज इट इज छपेगा। तो वन 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 वाला पार्ट एज इट इज मैंने डाल दिया, और ये जो y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई वाला पार्ट है ये एज इट इज डाल दिया। तो इस तरह से तुम देखो तो क्या बन गया डिटर्मिनेंट सॉल्व करके, अब देखो क्या कर दिया मैंने, ये बन गया। सो हो ये वाला पार्ट कैसे आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, और ये इसके बराबर आएगा जैसा मैंने बताया, डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो वैसे पुराना वाला नए वाले के बराबर आएगा। तो ये आ गया। अब मैं क्या कह रहा हूँ, तुम एक चीज देखो, क्या चीज देखो, R2 में x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है, R2 में x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है, कॉमन निकाल लो। कॉमन निकाल लिया R2 में से, तो R2 में से कॉमन निकाल लिया तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, और यहाँ भी 1 बचेगा। तो 1 1 1 बचेगा, और ऊपर आपका 1 1 1 है, तो 1 1 1 है, और नीचे y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई। अब क्या है, अब देखो R1 और R2 आपके बराबर हैं, R1 और R2 दोनों के दोनों रो जो है सेम है। और जब दो रो सेम रहेंगे तो मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया है कि जब भी कोई दो रो या दो कॉलम डिटरमिनेंट के सेम होते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है, जीरो। ऑलरेडी बताया, जिसको प्रॉपर्टी नहीं पता आई एम सॉरी फॉर दैट, आपको पीछे के लेक्चर्स क्लियर करने होंगे तभी आप कुछ समझ पाओगे, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, तो पहले फर्स्ट प्रॉपर्टीज को कवर करें, जिन्होंने नहीं देखा, जिन्होंने देखा फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो ये मैंने बताया था ऑलरेडी कि अब दो प्रॉपर्टी, मैंने क्या कहा था कि पीछे के कॉन्सेप्ट्स मिक्स होते हैं, तो इसलिए पीछे वाली चीजें को ध्यान में रखना चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए, वरना आगे की चीज समझ में नहीं आने वाली। ओके, सो जो होप ये वाला पार्ट है क्लियर हुआ। सो अगर ये वाला पार्ट क्लियर हुआ तो ये जो है हमने बता दिया कि ये पूरी की पूरी वैल्यू जीरो आएगी। क्यों? क्योंकि दो रोज इक्वल हैं, तो इस तरह से ये जो पार्ट था ये खत्म होता है और इसकी वैल्यू जीरो आ गई। तो बिना एक्सपेंड किए मैंने क्या, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगा के वैल्यू निकाल ली। ओके, सो होप ये जो पार्ट था ये क्लियर हुआ। तो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो आज का लेक्चर था उसमें हमने थोड़े एकदम तथा बेसिक क्वेश्चंस देखे हैं। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम क्वेश्चंस में और आगे बढ़ेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे और क्वेश्चंस और थोड़े से और कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। ओके, सो ये वीडियो जो है आपको पसंद आया, तो पसंद आता तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, और शेयर भी करो, लाइक बटन तो हिट कर दो, ठीक है। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और डिटरमिनेंट के इसी के नेक्स्ट पार्ट में और क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।